નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું ગુજરાત ફર્સ્ટ અભિગમથી અવલમાં અને અમારી વિશેષ રજૂઆત ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટની સાથે હું છું બંસરી શાહ। ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટમાં આજે વાત કરીશું કેનેડાના સ્ટુડન્ટ વિઝા માટેની। તો દર્શક મિત્રો, ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટ એક એવો પ્રોગ્રામ છે જેમાં વિઝાને લગતા ઓલમોસ્ટ તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન અમે લાવતા હોઈએ છીએ। ત્યારે આજે આપણે વાત કરવાની છે કેનેડા જવા માટે સ્ટુડન્ટ વિઝા કેવી રીતે મેળવી શકાય, કેવી પ્રોસેસ રહેશે, 10મા ધોરણ પછી અપ્લાય કરવું કે પછી 12મા ધોરણ પછી કેવી રીતે વિઝા મેળવશો, જો કોઈ સ્ટુડન્ટ હોય, મેરિડ હોય તો તેના સ્પાઉસને જવું હોય તો શું કરવાનું રહેશે, આ તમામ જે પ્રશ્નો છે તે વિશે માહિતી મેળવીશું। અને એની માટે આપણી સાથે જોડાય છે ઇમિગ્રેશન एक्सपर्ट वैशाली सिंह। મળીશું તમને। वैशाली जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। अब आज हम बात करेंगे कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे जो इंडिया में, ऐसा नहीं कि स्टडी अच्छी है, पर लोगों का ना एक ड्रीम हो गया है कि फॉरेन सेटल होना है, वो सब करना है। सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा लोग, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जाना चाहते हैं, पर ये है कि कन्फ्यूज़ हो जाता है या फिर उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनाडा स्टूडेंट के लिए क्यों अच्छा है। कनाडा की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स जैसे बहुत सारे आपने बताया कि जाना चाहते हैं कनाडा, फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, क्योंकि बेसिकली खेद की भी बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई स्पेसिफिक नहीं वहाँ पे जाना चाहते, वो इकोनॉमी से ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, डेस्टिनेशन से ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। सो अगर मैं स्पेसिफिकली कनाडा की बात करूँ, कनाडा बहुत अट्रैक्शन पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो कनाडा का, वो बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। एक तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कनाडा सिलेक्ट करना चाहिए। बहुत जैसे 50% स्टूडेंट्स का ये रीज़न रहता है, ठीक है, रीज़न यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है। दूसरा मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से सब अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आज की डेट में पीआर, वहाँ पे पीआर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ब्राइट हैं, लाइक पक्का ही है पीआर। इसलिए स्टूडेंट और पेरेंट्स कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। कनाडा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो अच्छा है ही, साथ के साथ सिटीजन जब बन जाते हैं या पीआर जब ले लेते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। वो अगर अपना फ्यूचर वहाँ पे सेटल करें तो उन चिल्ड्रंस को, चाइल्ड जो होते हैं उनको एट द एज ऑफ 18 एजुकेशन फ्री मिलता है। सो ये सब फैसिलिटीज़ भी अट्रैक्शन का मेन पॉइंट बनती हैं कनाडा की, अगर मैं बात करूँ। बिल्कुल वैशाली जी, हम स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी डिग्री चाहिए तो उसके कुछ कोर्सेज भी करना हो तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए वहाँ कोई कैंडिडेट जाना चाहता है तो 10th के बाद अप्लाई करना चाहिए या 12th के बाद अप्लाई करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन चाहिए? अभी हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम में बंसरी, 12th के बाद कैसे जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। 12th के बाद मेनली स्टडी वीज़ा का ऑप्शन रहता है। जैसे आपने बोल ही दिया, 10th के बाद भी अगर आपने पूछा है तो 10th के बाद कैंडिडेट स्कूलिंग वीज़ा उसको बोलते हैं, वो स्कूलिंग वीज़ा लेके जा सकता है। बट हम स्पेसिफिकली 12th के बाद वालों के लिए बात करें, 10th के बाद जाना इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि 10th की भी फीस आप भरोगे, फिर 11th की भी, फिर 12th की भी, तो आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अच्छा है कि आप बच्चे को 12th के बाद प्लान करिए। अब अगला सवाल जैसे आपका था कि 12th के बाद जाना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए, दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, अपनी अपनी जगह पे। जनरल आंसर नहीं हो सकता, डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। जैसे खर्चे की बात करें, 2 साल का कोर्स कर सकते हैं 12th बाद वाले, और ग्रेजुएशन के बाद वाले 1 साल का कोर्स भी ले सकते हैं। बट दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस हैं। सो अगर आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद लोग चूज़ करते हैं। अगर आप बात करो जल्दी सेटल होना है, जल्दी सेटल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th के बाद अगर बच्चा चला जाता है तो वो जल्दी सेटल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चे के लिए। और तीसरा बात है, ये भी देखना ज़रूरी है क्योंकि अडल्ट है, उसका अभी 12th के बाद वाले बच्चों को अभी 1-2 साल तक अपने पेरेंट्स का बहुत ज़रूरत रहता है, गाइडेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपका चाइल्ड कैसा है। पेरेंट्स की मैं बात करूँगी, मेरी पेरेंट्स से ये एडवाइस है कि वो पहले अपने बच्चे को जो वो करना चाहता है वो पहले उसका विज़न एक बनाएं,
फिर आप अपने बच्चे के साथ लिंक बना के रखें, क्योंकि लिंक बनाना 12th के किशोर अवस्था में 2-3 साल तक बच्चे के साथ, अगर आपका बच्चा आपका एक अच्छा दोस्त है, पहले तो अच्छे दोस्त बने पेरेंट्स अपने बच्चे के, उसके बाद फिर कनाडा में अगर आप उसको भेजते हैं 12th के बाद, उसके बाद आप उनके साथ लिंक बनाए रखिए बच्चे के साथ, तो आप 12th के बाद भी भेज सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर भेजना ही है तो ग्रेजुएशन तक भी आपको बच्चे को पेरेंट की ज़रूरत तो रहती है। सो अगर ये वाला फैक्टर बच्चे पेरेंट्स देख लें तो 12th के बाद भी भेज सकते हैं स्टूडेंट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल वैशाली जी, वहाँ पे स्टूडेंट को कौन कौन से पर्सपेक्टिव से भेजना चाहिए? जी, प्रोस्पेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगी और स्टूडेंट को भी कि आप पीआर के हिसाब से, पीआर तो मिलने वाला है ही कनाडा में, ठीक है, डिपेंड करता है, और भी क्राइटेरियाज हैं, ऐसे नहीं कि सबको बिना कुछ करे ही मिल जाएगा, ठीक है। पीआर का कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में कनाडा में, पर मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं बच्चों से मिलती हूँ, वो मेरे को आके कहते हैं कि हमें कनाडा भेज दो, एनी हाउ भेज दो, हमें सिर्फ कनाडा जाना है, हमें कोई मतलब नहीं है कौन सा कोर्स है, क्या फीस है, हमको कोई मतलब नहीं है। पहले आप ये समझिए कि आपका 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद किसी दूसरी कंट्री जाना, अपनी होम कंट्री छोड़ के, एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, आपका पूरा करियर है, ठीक है, चाहे आप 12th के बाद जाएं, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद जाएं, पहले तो हर किसी का पेरेंट को बच्चे के साथ डिस्कस करके, अपने कंसल्टेंट के साथ मिलके भी पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। फिर आपके विजन के हिसाब से आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। पहले उसके हिसाब से आपने विजन सिलेक्ट करने के लिए आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए। अब जैसे अगर बच्चे ने कॉमर्स किया है, कॉमर्स के बाद बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, अकाउंटिंग में है, फाइनेंस में है, यानी स्पेशलाइजेशन में है, या जनरल कोर्सेज में है। नॉर्मली कंसल्टेंट्स या फिर पेरेंट्स बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज ले लेते हैं। पहले आपको इंटरेस्ट देखना चाहिए और उसके हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से विजन सेट करना चाहिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपका विजन सेट करेंगे तो आप कामयाब होने वाले हैं कनाडा जाके। तो पहले तो इस प्रोस्पेक्टिव से आपको कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, फिर कोर्स स्पेसिफिक होके आपको चलना चाहिए, राइट। विजन के हिसाब से आप कोर्स सिलेक्ट करिए, फिर उसका करियर भी देखिए कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ऐसा भी ना हो कि हम कमा ही ना पाए, हमारा आगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। कोर्स स्पेसिफिक होके आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट ये फैक्टर होना चाहिए। दूसरा, फिर ये अगर आपका सॉर्ट हो जाए कि ये कोर्स लेना है और ये यूनिवर्सिटी लेनी है, फिर उसके बाद आप प्रोविंस सिलेक्ट करिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि ओंटारियो ही जाना है मेरे को, तो टोरंटो ही जाना है, चाहे कोई भी कोर्स मिल जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। जब आपका कोर्स मिलता हो आप तभी जाइए, क्योंकि हर प्रोविंस के अलग अलग एडवांटेजेस होते ही हैं और सब में पीआर पॉसिबिलिटीज़ हैं ही सारे प्रोविंसेस में। फिर आप तीसरे नंबर पे प्रोविंस सिलेक्ट करके, कोर्स सिलेक्ट करके, फिर आप पीआर ऑप्शंस भी देख सकते हैं। वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सब में पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं कनाडा में आज की डेट में। बिल्कुल वैशाली जी, अब हमने ये डिटेल तो ले लिया, अब सबसे मेन क्वेश्चन है कि हम स्टूडेंट वीज़ा का अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है? मेनली तो ये इम्पॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया। नॉर्मली प्रोसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को 50% को पता होता है, 50% को नहीं भी पता होता। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ये है, विजन बनाना और कोर्स सिलेक्ट करना। साथ के साथ जो सबसे पहला पड़ा है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट देना, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट आपका देना ज़रूरी है। लैंग्वेज टेस्ट आप कहीं दे सकते हो, बट आइल्स एडवाइजेबल रहता है, वो मैं आगे बताऊंगी क्यों एडवाइजेबल रहता है। पहले आपको आइल्स का कोचिंग लेना है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के चारों मॉड्यूल्स आपकी टेस्ट करते हैं, अलग अलग टेस्ट, जैसे आइल्स, टोफल, पीटीई। आइल्स एडवाइजेबल रहेगा, बच्चा आइल्स करेगा। उसके बाद वो कोर्स सिलेक्ट कर लेगा, जैसे मैंने आपको बताया। कोर्स जब वो सिलेक्ट करेगा, पहले इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो कि आइल्स ही एडवाइजेबल रहता है, आइल्स देगा वो। आइल्स के साथ साथ ही कोर्स सिलेक्ट करना है और साथ साथ ही एडमिशन एप्लीकेशन कर देना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि कनाडा एडवांस कंट्री है, क्योंकि जाने वाले बच्चे बहुत हैं, डिमांड बहुत है, राइट। इसलिए एडमिशन जल्दी क्लोज हो जाता है। अगर हम इंटेक्स की बात करें, कौन कौन से इंटेक्स में कब जा सकता है कैंडिडेट कनाडा में, जैन और सितंबर मेजर इंटेक्स होते हैं, राइट।
और अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो वो 6 महीने पहले वी कैन स्टार्ट, हमें एडवांस चलना पड़ता है कनाडा में, इसीलिए जब आइल्स स्टार्ट करे बच्चा, साथ के साथ अपना एडमिशन का एप्लीकेशन कर ले, बिना आइल्स के टेस्ट के वो कंडीशनल एप्लीकेशन कर सकता है कंडीशनल एडमिशन के लिए। अगर एकेडमिक्स भी पेंडिंग है तो भी कंडीशनल एकेडमिक कर सकता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यूजुअली बच्चा 4 से 5 जगह पे अप्लाई करता है। सो एडवाइजेबल ये है कि आइल्स का रिजल्ट आने से पहले वो अपना एडमिशन, कंडीशनल एडमिशन 2 या 3 ऑप्शंस में तो करवा ही ले, फिर जब उसका पेपर आए तो 2-3 और अप्लाई करवा ले। और जैन और सितंबर के बाद कुछ माइनर इनटेक्स होते हैं, जैसे मई इनटेक होता है मोस्टली, उसके अलावा जैन और सितंबर के अलावा मई इनटेक में भी बच्चे जाते हैं। उसके बिना माइनर इनटेक्स भी होते हैं जिसमें जाना एडवाइजेबल नहीं होता। सो मेन 3 ही इनटेक होते हैं, जैन सितंबर मेन है और मई में भी बच्चे जाते हैं। सो जैसे एडमिशन एप्लीकेशन करेंगे, फिर ऑफर लेटर आएगा, फिर उसका आइल्स का रिज़ल्ट आएगा, तो हम लोग रिज़ल्ट अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर ट्यूशन फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस भरनी होती है। अब कनाडा में वीज़ा कैटेगरीज होती हैं, 2 वीज़ा कैटेगरीज हैं, एसडीएस और नॉन एसडीएस। बेसिकली एसडीएस में अप्लाई करने के लिए 4 कंडीशंस हमें पूरी करनी होती है। बेसिकली एसडीएस और नॉन एसडीएस में फ़र्क है क्या? एसडीएस यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, नॉन एसडीएस यानी नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। एसडीएस का वीज़ा रेशो हाई होता है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, जल्दी वीज़ा आ जाता है। नॉन एसडीएस में वीज़ा रेशो बाय 50% कम हो जाता है। आ सकता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से उसमें भी वीज़ा ले सकते हैं। नॉर्मली 4 कंडीशंस हमें एसडीएस के लिए पूरा करनी है। पहले तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो होना चाहिए वो आइल्स ही होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला था कि आइल्स एडवाइजेबल है। आइल्स में से फिर आपके किसी भी मॉड्यूल्स में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसी में भी 6 से कम बैंड नहीं होने चाहिए। एक ये कंडीशन। दूसरा ये कंडीशन कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप जा रहे हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, वो आपका डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। राइट, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी कनाडा गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना चाहिए। तीसरा, आपका 1 साल का पूरा ट्यूशन फीस 1 गो में आपको पे करना है, 1 ईयर का ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवाना है। चौथा, आपका जीआईसी होना चाहिए। जीआईसी यानी गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। बच्चे का वहाँ पे कनाडा में क्या होता है कि आपके फंड्स शो करने एसडीएस में ऑप्शनल होते हैं। आपका पहले ही 1 ईयर का जो लिविंग एक्सपेंस है आपको वहाँ पे सेविंग में डिपॉजिट करवा देना होता है। काफ़ी सारे बैंक्स में होता है जीआईसी। स्कॉशिया बैंक इज़ एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट्स क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। $10,000 उसके सेविंग अकाउंट में पहले ही डिपॉजिट हो जाते हैं, जो वहाँ जाने पे बच्चे को मिलते रहते हैं आपके लिविंग एक्सपेंस करने के लिए। ये चारों कंडीशन में से अगर कोई कंडीशन ना मेट होती हो तो फाइल नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाती है फिर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऑफर लेटर आ गया, हमने 1 साल का फीस भर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर 1 साल का फीस भरने के साथ साथ जीआईसी खुलवा लेता है स्टूडेंट। उसके बाद फिर वीज़ा प्रोसेस होता है, वीज़ा फाइल लगती है ऑनलाइन। उससे पहले मेडिकल हो जाता है कैंडिडेट का। ऑनलाइन फाइल लगने के बाद बायोमेट्रिक होते हैं कैंडिडेट के, फिंगरप्रिंट और आई स्कैनिंग होते हैं वीएफएस में, वो करने होते हैं। उसके बाद फिर वीज़ा आ जाता है। अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो इन दिनों 11 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है। इवन एसडीएस में तो पहले प्री कोविड 20 डेज में भी वीज़ा आ जाता था, बट अभी 11 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कनाडा। ऐसे करके आप वीज़ा गेट कर सकते हैं। बट ये कोई बंसरी, ये प्रोसेस तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही है। मेन बात प्रोसेस की तो नहीं है, मेन बात ये है कि वो सक्सेसफुली कैसे वीज़ा ले सके अपना। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका रिजेक्शन आया होता है कनाडा में। रिजेक्शन से स्टूडेंट निराश हो जाते हैं, फिर वो कंट्री चेंज कर लेते हैं। इसीलिए मैंने बताया पहले तो आपका विजन सेट होना चाहिए, क्योंकि तभी आप फिर एक माइंडसेट से सोच पाएंगे। रिजेक्शंस को कैसे आप रोक सकते हैं? एसडीएस में भी कई स्टूडेंट्स का रिजेक्शन आता है जबकि उसका वीज़ा रेशो हाई है। रिजेक्शन आपका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, बट मेनली जैसे एसओपी एक डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा में जो आपको लगाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कनाडा में आपका इंटरव्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, मोस्टली एम्बेसी इंटरव्यू नहीं लेती है कनाडा में। तो वीज़ा काउंसलर को कैसे पता लगेगा कि आप जेन्युइन क्लाइंट हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप पढ़ने ही जाने वाले हैं वहाँ पे? सो वीज़ा काउंसलर को तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वही आपके लिए बोलेगा। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अपना पूरा पर्पस, अगर आप जेन्युइनली आपका विजन क्लियर है तो आप एसओपी पे ध्यान दीजिए। आप खुद अपना एक ड्राफ्ट करके एसओपी कंसल्टेंट को दीजिए, और अगर वो भी आपकी हेल्प करता है तो आप पहले चेक करिए एसओपी में आपको क्या क्या लिखना होता है। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आपका विजन क्या है,
ठीक है, आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, आप यही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर देनी है वीज़ा काउंसलर को, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो क्लियर करने हैं। आपको एसओपी में ये विश्वास दिलाना है वीज़ा काउंसलर को कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप सिर्फ पढ़ाई के लिए वहाँ जा रहे हो और आप जा करके आपके मोस्टली प्लान्स यहाँ वापस आने के ही हैं। सो ये अगर आप कन्विंस कर लेते हो वीज़ा काउंसलर को एसओपी में, सो एसओपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, कई बार जनरल रिजेक्शंस आती हैं एसडीएस कैटेगरी में कि फाइनेंशियली आपका फाइनेंशियल से वीज़ा काउंसलर सेटिस्फाई नहीं है और इस वजह से उसको लग रहा है कि वो वापस आ जाएगा। जैसे कि एसडीएस में ऑप्शनल है, बट आई एडवाइस कि आप आपके फंड्स का, जिसने भी आपके फंड्स भरे हैं ब्लड रिलेटिव में ही पेरेंट्स भरेंगे या कोई और सपोर्ट कर रहा है, तो आप एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट तो जरूर लगाइए अगर आप कोई और फंड्स नहीं शो कर सकते। वैसे तो जस्टिफाइड ही है, 1 साल का आप फीस भर चुके हैं जी, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस भी आपने भर ही दिया है, बट एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट अगर आप लगा देंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के। तो अगर आप ये सब चीज़ें एसओपी और एफिडेविट ये सब वर्क कर देंगे। और दूसरी चीज़, कई बार एकेडमिक मार्कशीट्स की भी रिजेक्शन आती है कि क्लियर नहीं है इन्फॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्ट चेकलिस्ट का पार्ट होते हैं, रीसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, बट आपको वहाँ पे ऑप्शन होता है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, उसमें आपको कर ही देने चाहिए 10th ऑनवर्ड सारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट। सो ये कुछ रीजंस हैं। अगर हम नॉन एसडीएस की बात करें, जैसे किसी कारणवश कोई 1 साल की फीस नहीं भर पा रहा है, उसकी वजह से वो नॉन एसडीएस, वैसे केसेस तो कम होते हैं। नॉर्मली आइल्स के करके किसी का 1 में 5.5 आ जाता है तो वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसमें आप कोशिश करिए फिर नॉन एसडीएस में कि जीआईसी भी भरिए, उसमें भी वीज़ास आते हैं नॉन एसडीएस में। पर पहले तो आप कोशिश करिए एसडीएस में ही करने की। अगर एनी हाउ आपका नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप उसको अच्छा एसओपी लिख के, अच्छा आपका प्रेजेंटेशन करके आप एसडीएस में भी आपके वीज़ा चांसेस कर सकते हैं, अगर आप वीज़ा काउंसलर को कन्विंस कर पाएँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं वहाँ पे जाके। जी बिल्कुल वैशाली जी, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट यहाँ से जाते तो है, तो नो डाउट पेरेंट्स ने भी उनका वो फंडिंग, आपने बताया कि 1 साल पहले से ही भर देना होता है, पर कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि कुछ घंटे की पढ़ाई होती है और कुछ घंटे उनको वर्क पे करना होता है, तो वहाँ कितने घंटे वो लोग वर्क कर सकते हैं कनाडा में? जी कैंडिडेट अगर कनाडा की अगर हम बात करें, कैंडिडेट अपनी स्टडी के साथ साथ 20 घंटे पर वीक, 20 आवर्स पर वीक उसको एलोकेटेड होता है, वो लीगली काम कर सकता है और लीगली करना ही एडवाइजेबल होता है इतना। अगर उसको हॉलीडेज हैं, समर ब्रेक में, वो फुल टाइम वर्क कर सकता है। सो और इसमें भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास टाइम होता है इनटेक के लिए, उस दौरान उनको अपनी प्रोफाइल पे काम करना चाहिए। पहले से ही रीज़न सेट होगा, उसके रिलेटेड वो कोई कोर्स करके जाए यहाँ से छोटा, सो दैट कि उसको वहाँ पे उसके रेलेवेंट जॉब मिल जाए। क्योंकि जब वो कल जाके पीआर फाइल करेगा तो उसको पॉइंट्स मिलते हैं एक्सपीरियंस के, वो 20 घंटे, 1 ईयर इज इक्वल टू 1560 आवर्स, 1560 आवर्स होने चाहिए। तो वो 1560 आवर्स अगर वो 20 आवर्स पर वीक अपने फील्ड में करेगा तो उसके वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होंगे और उसका जल्दी पीआर हो जाएगा। बिल्कुल। और वैशाली जी, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो वीज़ा प्रोसेस करते हैं सभी ध्यान रखते हैं, फिर भी कई बार रिजेक्शन आ जाता है, वो रिजेक्शन अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जैसे मैंने पहले ही आंसर किया बंसरी, कि आप एसओपी अच्छा बनाइए और अगर एसडीएस में भी अप्लाई कर रहे हो अपनी मार्कशीट्स भी पूरी लगाइए। एसओपी वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट है, एसडीएस में कर रहे हैं, फंड्स पहले से ही किए हुए हैं तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जरूर बनाइए और अपना प्रोफाइल अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। नॉन एसडीएस में भी आप वीज़ा चांसेस बढ़ा सकते हैं इन पॉइंट से। और अगर हम बात करें कोर्सेज की, यूजी और पीजी 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, 12th के बाद जो बच्चे ले सकते हैं, या तो डिप्लोमा ले सकते हैं, वो बैचलर ले सकते हैं, या एडवांस डिप्लोमा ले सकते हैं। डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का होता है, एडवांस डिप्लोमा 3 या 4 साल का होता है, बैचलर भी 3 या 4 साल की होती है। अगर हम पीजी की बात करें, ग्रेजुएशन के बाद या तो वो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पीजी डिप्लोमा जिसको हम बोलते हैं, जो 1 या 2 साल का होता है, मास्टर डिग्री ले सकते हैं जो 2 साल की होती है। सो ये सब तरह के कोर्सेज कैंडिडेट ऑप्ट कर सकता है, सबके अपने एडवांटेज हैं। अगर कोई डिप्लोमा भी लेना चाहता है फीस की वजह से, क्योंकि फीस कम होती है डिप्लोमा की, नॉर्मली $10,000 से फीस स्टार्ट होती है, कनाडा में $24,000 तक रह सकती है 1 साल की। अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज जीआईसी और सब मिला के 15-16 लाख का ऑन एन एवरेज खर्चा होता है। तो ये कोई भी कोर्स कैंडिडेट ऑप्ट कर सकता है एज पर देयर इंटरेस्ट एंड विजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया।
जैसे 2 साल का कैंडिडेट कोर्स लेगा तो उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, इसीलिए 2 साल का कोर्स लेना इज एडवाइजेबल। बट अगर आपको यहाँ से आपका 2 साल का कोर्स नहीं भी मिल रहा है, 1 साल का मिल रहा है, तो अगर आप वहाँ जाने पे 1 और साल का कोर्स लेंगे तो भी आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आपको 1 साल का ही लेना है तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद फिर आप वहाँ की स्टडी करके वहाँ का 1 साल का एक्सपीरियंस लेके कैनेडियन एक्सपीरियंस एंट्री क्लास, जो कि एक्स्ट्रा सेंट्री का प्रोग्राम है फेडरल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत भी पीआर ले सकते हैं। और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के तहत भी, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उसके तहत भी आप पीआर ले सकते हैं। बिल्कुल। अब वैशाली जी, मेन क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट तो वहाँ जाते हैं, कई स्टूडेंट ना मैरिड होता है और उनके स्पाउस को भी वहाँ पे जाना है, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? वो जा सकती है, कितने टाइम बाद जा सकती है और क्या प्रोसेस रहेगी उसकी? जी, अगर हम स्पाउस की बात करें, गवर्नमेंट ने तो प्रोविजन साथ में लेके जाने का भी दिया हुआ है। बट अगर कैंडिडेट यूजुअली एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि साथ में ही अगर फाइल लगाते हैं तो चांसेस हो जाते हैं रिजेक्शन के, इसीलिए साथ में तो नहीं करना चाहिए। बट येस, ऑप्शन है, बहुत सारे स्पाउसेस गए भी हुए हैं और ऐसा ऑप्शन है जाते हैं। अभी 2019 में चेंज करके ओपन वर्क परमिट नाम रख दिया गया स्पाउस वीज़ा का। ओपन वर्क परमिट जिस पे काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, उनमें एक स्पाउस की कैटेगरी भी होती है। जैसे आप कैंडिडेट मेन जो एप्लीकेंट है वो वहाँ पे चला जाए, उसको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिल जाता है। यूजुअली 6 मंथ के बाद, 3 से 6 महीने के बाद वो कर सकता है स्पाउस अप्लाई। 3 महीने के बाद भी वीज़ास आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो वीज़ा आने में ही टाइम लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने के बाद वो फाइल रख सकता है अपनी। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जरूर लगाना है ओपन वर्क परमिट की फाइल में स्पाउस को। ओपन वर्क परमिट उतने टाइम का मिलेगा जितने टाइम का मेन एप्लीकेंट का वीज़ा होगा। और गुड पार्ट इज़ डैट कि वो वहाँ पे जाके स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है, उस पर वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाइल्ड भी जा सकता है डिपेंडेंट में। सो यस। तो वैशाली जी, इसमें आपने बोला कि अगर फैमिली के साथ जाना हो, उसका कोई बच्चा हो, तो उनकी कोई एज ऐसा कुछ कंसिडर करता है कि इतने साल से छोटा बच्चा हो तो जा सकता है? यस, बच्चा अडल्ट नहीं, जैसे स्टूडेंट के लिए अगर जाएंगे तो, बट ऑब्वियस अडल्ट तो बच्चा नहीं होगा। तो डिपेंडेंट चाइल्ड जो डिपेंडेंट हो आपके ऊपर, वो प्लस स्पाउस। और जनरली 37 तक मोस्टली स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, 37 तक सक्सेसफुली मिल जाते हैं। उसके बाद थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं ड्यू टू एज। सो अगर हम 37 वाले बच्चे की, अगर उसके बच्चे की बात करें तो उतना तो नहीं होगा। बट जस्ट यस, क्राइटेरिया है कि चाइल्ड डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी वो इंडिपेंडेंट चाइल्ड अडल्ट नहीं होना चाहिए। वैशाली जी, स्टूडेंट वीज़ा की हमने बात की, स्टूडेंट को पीआर फाइल करना हो तो क्या प्रोसेस रहेगी, वो भी हमने बात की। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तभी हम आइल्स और वो सब एग्ज़ाम देते हैं। अब पीआर जब फाइल करें तो उसको फिर से ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी क्या? यस, जैसे कि आपने पूछा कि पीआर के टाइम पे, जैसे स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा 1 साल की पढ़ाई करने के बाद, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर वगैरह किया हो यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाते हैं, कुछ दूसरे भी हो जाते हैं। बट जैसे कि उस आइल्स का जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 2 साल तक ही होता है। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स दे के जाते हैं, अब तो जनरल वाले भी कर सकते हैं। जनरल आइल्स की कैटेगरी होती है, एक एकेडमिक आइल्स होती है। आइल्स 2 तरह की होती है, जनरल और एकेडमिक। स्टूडेंट वाले के लिए एकेडमिक, वैसे तो अभी चेंजेस कर दिए हैं, तो जनरल वाला भी, जनरल आइल्स दे के भी स्टूडेंट का प्रोसेस कर सकता है। बट मोस्टली स्टूडेंट्स एकेडमिक ही करते हैं, तो उस वजह से भी फिर से तो देनी पड़ेगी। और वैसे भी 2 साल हो चुके होंगे तो वो तो वैलिड होगा नहीं। तो यस, आइल्स या फिर सेलपिप, दूसरा भी एक एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम दे के आप कर सकते हो। बट एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा उस टाइम पे, पीआर के टाइम पे। वैशाली जी, 2 एग्ज़ाम है, आइल्स और सेलपिप, दोनों एग्ज़ाम देनी ज़रूरी है? और अगर दोनों ज़रूरी है तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? स्टूडेंट का जैसे हमने ये एपिसोड में कवर किया ना, तो बेसिकली स्टूडेंट तो मोस्टली जैसे मैंने बताया आइल्स ही करनी चाहिए कैंडिडेट को एसडीएस कैटेगरी के लिए। वैसे पीआर जब वो करेगा, जब स्टूडेंट यहाँ से जाके वहाँ कनाडा का पीआर करेगा, तो वो आइल्स सेलपिप कोई भी दे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ स्टूडेंट में है कि आइल्स ही देना है आपको। अच्छा वैशाली जी, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी रहती है? जी, वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर जैसे फ़ीस, बाकी ट्यूशन फ़ीस वगैरह भी लगती है। वीज़ा फ़ीस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो $150 वीज़ा फ़ीस होती है, स्टडी परमिट की फ़ीस। बाकी $85 बायोमेट्रिक फ़ीस होती है। तो ये वीज़ा कॉस्ट होती है जो कैंडिडेट को पड़ती है ड्यूरिंग हिज और हर प्रोसेस। ओके और आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हमारे ऑडियंस में से ऐसे होंगे कि जो लोग अप्लाई करना चाहते होंगे कि भाई हमें भी स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, उनके लिए कुछ अच्छी सी छोटी सी टिप्स कौन सी देना चाहोगे आप? जी,
टिप मेरा यही है कि आप पहले से ही पहले तो अपना एक गोल फिक्स कर लो, गोल ओरिएंटेड आपको होना चाहिए, करियर ओरिएंटेड आपको होना चाहिए। उसके बाद आप रिजेक्शन रीजंस जो है आप अपनी फाइल देखो, अपना एसओपी खुद लिखने की कोशिश करो, फिर गाइडेंस लो आपके कंसल्टेंट से, अपना खुद सारा अच्छे से एनालाइज करो सो दैट कि आपका फाइल रिजेक्ट ना हो पाए और आप वन गो में ही कनाडा अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। बिल्कुल वैशाली जी, आप हमारे शो पे आए और इतनी अच्छी एकदम डिटेलिंग सबके साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। થેન્ક યુ સો મચ। તો દર્શક મિત્રો, ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટ અમારી જે વિશેષ રજૂઆત છે જેમાં આજે આપણે વાત કરી સ્ટુડન્ટ વિઝા, કેનેડા માટે સ્ટુડન્ટ વિઝા અપ્લાય કરવું હોય તો શું ધ્યાન રાખવાનું છે, આ તમામ માહિતી અમે તમારી સાથે શેર કરી। તો પણ તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન રહી જતું હોય તો તમે પણ વૈશાલીજીનો સંપર્ક કરી શકો છો, એ માટે એમનો નંબર નોંધી લેશો। દર્શક મિત્રો, ઇમિગ્રેશન એક્સપર્ટમાં આજે બસ આટલું જ। નેક્સ્ટ સન્ડે ફરી આ જ સમયે મળીશું એક નવા જ ટોપિકની સાથે। મને રજા આપશો। નમસ્કાર।